अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो आपको एक साइड पे अमेरिका नज़र आएगा, दूसरी साइड पे चाइना नज़र आएगा और उसके साथ रशिया। अमेरिका ने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जिससे वो अपने सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिनमें नंबर 1 है NATO, G7, G20, टू सम एक्सटेंट यूरोपीय यूनियन। आप इसमें यूनाइटेड नेशंस को भी शामिल कर सकते हैं। सिमिलरली रशिया और चाइना ने भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जिनके ज़रिए वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जिनमें इकोनॉमी, मिलिट्री और डेवलपमेंट इंटरेस्ट शामिल हैं, उनको वो पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में ब्रिक्स सबसे नुमाया है, उसके बाद आसियान है, SCO है, सार्क है, जिसके ज़रिए रशिया और चाइना रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखते हैं। लिहाजा जो ब्लॉक्स चाइना और रशिया के अंडर है, आज हम उनमें से एक SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जायज़ा लेंगे और देखेंगे ये किन मकासद को सामने रखते हुए बनाई गई थी और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है और इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री का जायज़ा लें तो इससे पहले 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था शंघाई 5, जो कि चाइना, रशिया और रशिया से अलहदा होने वाली स्टेट्स पर मुश्तमिल थी, जिनमें ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल थे। और जब 2001 में उज़्बेकिस्तान ने इसका हिस्सा बनने के लिए हामी भरी तो इस शंघाई 5 को ही बड़ा करके शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर गोल्स थे, जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई गई थी, उनमें नंबर 1 था कि ये जो स्टेट्स हैं, जिसकी मेंबर स्टेट्स हैं, इनके दरमियान जो बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको हल किया जाए। मिसाल के तौर पर जो चाइना ताजिकिस्तान के साथ हो सकता है, या जो रशिया का कजाकिस्तान के साथ हो सकता है, या जो रशिया से आज़ाद होने वाली सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके आपस डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, उनको हल करने के लिए ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा इसका जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था बनाने का, वो ये था कि उस टाइम चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, उनको रोकने के लिए, जिनमें मेजरली चाइना के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं, जिसे हम ईस्ट तुर्कमेनिस्तान लिबरेशन मूवमेंट कह सकते हैं, या इस तरह की और दीगर जो उस एरिया में सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया और जिनमें सो कॉल्ड रिलीजन बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट भी हो सकते हैं या जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो भी हो सकती हैं, उनको टैकल करने के लिए इस तंजीम का क़याम किया गया। बेसिक थीम ये था कि जो SCO के मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो बॉर्डर है उसको डीमिलिटराइज किया जाए ताकि मेंबर स्टेट्स के दरमियान ताउन को बढ़ाया जा सके। जब इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया था उस टाइम ये 6 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल थी, जिनमें चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया पहले इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स में शामिल होते हैं और फिर इकट्ठे 2017 के अंदर एज अ फुल मेंबर स्टेट इसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 2023 के अंदर ईरान इसको ज्वाइन करता है और फिर अभी 2024 के अंदर बेलारूस इसका हिस्सा बन जाता है। 14 के करीब इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिनमें अज़रबैजान शामिल है, आर्मीनिया, बहरीन, इजिप्ट, कंबोडिया, कतर, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, UAE, सऊदी अरेबिया शामिल है, जबकि इसके अलावा तुर्की और श्रीलंका भी इनमें शामिल है। अब हम देखते हैं कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका वर्ल्ड स्टेज पर क्या इम्पैक्ट है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें, इसकी GDP 24.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि यूरोपीय यूनियन से भी ज़्यादा है और दुनिया का 23% है, जबकि दुनिया की कुल GDP 104 बिलियन के करीब है। और अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो ये दुनिया की पॉपुलेशन का 40% है, यानी 3.3 बिलियन। और पॉपुलेशन में मजीद ये है कि जो इंडिया और चाइना है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले मुल्क हैं, वो भी इसका हिस्सा है। अगर हम लैंड एरिया का जायज़ा लें जो SCO के मेंबर स्टेट्स रखते हैं, उनमें रशिया सबसे बड़ा है, जो कि अगर हम इसका कलेक्टिव लैंड एरिया देखें तो ये 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल वर्ल्ड लैंड एरिया ये 24% है, यानी हम कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। अगर हम सिर्फ बरआज़म एशिया का जायज़ा लें तो इसके 80% के ज़्यादा हिस्से पर SCO मेंबर स्टेट मुश्तमिल है। लेकिन जब इसका मुवाजना हम यूरोपीय यूनियन से करते हैं तो यूरोपीय यूनियन का रकबा है 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका कुल रकबा यूरोपीय यूनियन से 9 गुना बड़ा बनता है। इसके अलावा अगर आप इसको NATO के साथ कंपेयर करें तो NATO ममालिक का कुल रकबा 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि अगेन SCO से छोटा है, तकरीबन 46% छोटा है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका रकबा NATO से ज़्यादा है
जिसकी जीडीपी यूरोपीय यूनियन से ज़्यादा है, उसका रुकन रहते हुए पाकिस्तान बहुत कुछ अचीव कर सकता है अगर उसका सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अभी 15 अक्टूबर से पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर SCO समिट होने जा रहा है, जिसके अंदर 7 प्राइम मिनिस्टर शिरकत करेंगे, जबकि इसके अलावा इंडिया के फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर जयशंकर साहब भी शिरकत करेंगे। SCO का जो सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को हो सकता है या इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल अगर पाकिस्तान कर सकता है तो वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चूँकि SCO का बुनियादी मकसद इसकी मेंबर स्टेट्स के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करना है, तो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया बहुत आसानी के साथ अगर चाहें तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट हल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर कश्मीर जो सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान। सो लेट्स अज्यूम अगर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इस ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का जो इशू है उसको परमानेंटली हल कर लेते हैं, तो ये रीजनल पीस और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। पाकिस्तान के लिए दूसरी अहम अपॉर्चुनिटी CPEC है। CPEC जो कि चाइना के इनिशिएटिव के जरिए एक पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए हमारे सियासतदानों ने ये दावा किया था कि हम पाकिस्तान की तकदीर को बदल देंगे, लेकिन CPEC के आगाज से लेकर अब तक खास पेशरफ्त इस सिमत में नहीं हो सकी। उसकी वजह एक बताई जाती है पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं और इंडिया की जो बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसके जरिए जो CPEC का प्रोजेक्ट है उसको इंडिया सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह ईरान को भी CPEC पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि CPEC के बन जाने के बाद क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट है अगर वो फुली इस्टेब्लिश हो जाए, फुली फंक्शनल हो जाए, तो जो ईरान की चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर ट्रैफिक कम हो सकती है। लेकिन इस SCO समिट के ज़रिए, जिसका हिस्सा ईरान भी है, अभी 2023 के अंदर वो इसका हिस्सा बना है, ईरान, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान CPEC को एक मुश्तरका प्रोजेक्ट के तौर पर इनिशिएट कर सकते हैं और इसके ज़रिए पाकिस्तान CPEC के जो प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं उनका हल कर सकता है। इसके अलावा इसी SCO प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो थी के ऊपर जो ईरान ने दावा किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर के पाकिस्तान हर्जाना अदा करे, उसका भी हल इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए किया जा सकता है। अभी 15 अक्टूबर को होने वाले समिट के अंदर पाकिस्तान और चाइना के लिए और इंडिया के लिए एक और ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है जब तालिबान ने अभी अफ़गानिस्तान में टेक ओवर नहीं किया था तो उससे पहले अफ़गानिस्तान SCO के ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन चूँकि तालिबान ने टेक ओवर किया था तो SCO ने अफ़गानिस्तान का स्टेटस इनएक्टिव कर दिया था। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान, इंडिया और चाइना जिनके अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ इस टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, आप बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं हम कह सकते, बल्कि आप यूँ कह लें कि इंसर्जेंसी का जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है। तो देखना ये है कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया अफ़गानिस्तान को दोबारा एज ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर कबूल करते हैं या नहीं करते, या उसके बारे में ओवरऑल SCO क्या लाए अमल लेती हैं, क्योंकि एक स्टेबल अफ़गानिस्तान, एक डेवलप्ड अफ़गानिस्तान इस रीजन की सिक्योरिटी, इस रीजन के पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखना यह है कि इस SCO समिट के अंदर इसके बारे में क्या कहा जाता है। इन रीजनल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के मुतालिक SCO से पाकिस्तान जो फ़ायदा उठा सकता वो तो एक तरफ है, लेकिन SCO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिक्स की तरह एक एंटी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखी जाती है। तो देखना ये है कि क्या ये अपने रीजनल कॉरपोरेशन के अंदर, रीजनल ट्रेड के अंदर जो डी-डॉलराइजेशन है उसके मतलब क्या करते हैं। इनिशियली इससे पहले होने वाले जो सरबराही इजलास था SCO समिट जो कि ताशकंद के अंदर हुआ था, उसमें जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन थे उन्होंने इस बारे में बात की थी कि हमें अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि SCO का भी एक डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए जिसके ज़रिए वो जो मेंबर्स ममालिक हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। तो देखना ये है कि जो डी-डॉलराइजेशन का प्रोजेक्ट है चाइना का और रशिया का, उसके मुतालिक SCO क्या लाए अमल अपना पेश करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जब SCO बनाई गई थी कि इसके ऊपर ये लेबल लगाया गया था कि ये जिस तरह अमेरिका का एक नेटो अलायंस है जो कि रशिया के अगेंस्ट है, इसी तरह ये जो SCO है ये चाइना और रशिया का अलायंस है अमेरिकन सेंट्रिक गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़। लेकिन इसकी क्यों एज सच बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि सबूत नहीं मिलते, क्योंकि ज़्यादातर ये रीजनल जो मिलिट्री डिस्प्यूट्स हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके मुतालिक इसने कुछ काम किया है, या फिर ये कि जो डेवलपमेंट्स के मुतालिक या टूरिज़म के मुतालिक या जो भी इकोनॉमिकल फ़ायदे हैं एक दूसरे ममालिक के ताल्लुक से जो इकोनॉमिकल फ़ायदे हो सकते हैं उन पे इसका ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया है और ज़्यादा इसने एक्टिवली काम किया। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं जो इंडियन मीडिया है उसका कुछ जायज़ा ले रहा था कि वो जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान आ रहा है तो वो उसके मतलब क्या कह रहे हैं।
तो आप यकीन नहीं करेंगे वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान के अंदर उनका वज़ीर ख़ारजा जा रहा है। आप यूँ समझें कि जो कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे यहाँ बहुत लिबरल सेकुलर समझी जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अरकान भी इस बात पर लड़ रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान के अंदर उनका वज़ीर ख़ारजा जा रहा है। कांग्रेस के अलावा जो बीजेपी है, जिसके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, उसका ये कहना है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई बाईलैटरल रिलेशनशिप डिस्कस करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ SCO के एक रुकन मुल्क के तौर पर आ रहे हैं, जिसमें वो SCO के एक अच्छे मेंबर के तौर पर बिहेव करेंगे, ना कि पाकिस्तान और इंडिया के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं, जो हिस्टोरिकली एक लो पॉइंट्स पे हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, तो उससे उस वक़्त से लेके अब तक कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो वफूद हैं वो मिले हों, या उन्होंने कोई एक्सचेंज ऑफ नोट्स किए हों, या फर्दर अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने के लिए कोई यकीनदानी करी हो। ऐसी कोई मेजर डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आई। इससे पहले जब बिलावल भुट्टो साहब 2022 के अंदर होने वाले, इंडिया के अंदर होने वाले SCO समिट में गए थे, वो समिट बुनियादी तौर पर रीजनल मेंबर स्टेट्स के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने के लिए ही हो रहा था। ना चाइना और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट्स के ऊपर कोई ख़ास पेशरफ्त हो सकी, ना पाकिस्तान इंडिया के डिस्प्यूट्स के मतलब कोई ख़ास बात। देखना यह है कि क्या इस SCO समिट में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान को मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा ईरान, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से एक हमले के इंतज़ार में है, या इसराइल तूल रहा है कि उस पर हमला किया जाए, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी एक SCO समिट एक अपॉर्चुनिटी है रीजनल कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए, ताकि वो किस्म की वॉर की सूरत में चाइना, रशिया या पाकिस्तान या इंडिया की तरफ से कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए या कॉरपोरेशन की तवक्को रखने के लिए इस SCO समिट का इस्तेमाल कर सकता है। सो आई होप आपको SCO के मतलब जो भी बातें मालूम होनी चाहिए थी उनका अंदाज़ा हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग को पॉइंट मेंशन करना चाहें तो ज़रूर कमेंट के अंदर मेंशन करें। मैंने जो भी बातें की हैं इनके जो सोर्सेज हैं, इनके जो लिंक्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा जो मौजूदा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है जिसे अमेरिका बैक करता है, उसकी कोलैप्स की एक कहानी देखनी हो और किस तरह उसको कोलैप्स करने में इसराइल ने किरदार अदा किया और इसराइल किस तरह गज़ा के अंदर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और अब किस तरह वो लबनान के अंदर भी सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, उसकी कहानी देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं।